हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल संदीप रागी। मैं हूं संदीप। तो गाइज आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2021 का फिजिक्स का जो पेपर है। जी हाँ, 2021 का जो अप्रैल में आपका पेपर आया था फिजिक्स का, तो वो हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स। तो इससे आपको एक तो पैटर्न पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसे आता है इसका, ठीक है। और इसका जो है सॉल्यूशन है वो भी साथ के साथ मैं आपको करवाऊंगा। तो बने रहिए इसी चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। लास्ट ईयर एग्जाम बच्चों ने नहीं दिए थे और पैटर्न भी बदल गया है, तो ये आपके बहुत काम का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। देखिए, पार्ट फर्स्ट आपका सब्जेक्टिव होता है 35 मार्क्स का, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ पार्ट सेकंड। तो इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, two charges plus 1 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are situated at a distance in air. The ratio of force acting on them. तो कहता है कि दो चार्ज हैं, ठीक है। एक चार्ज है आपका, मान लीजिए +1 माइक्रोकोलाम का है और एक है +4 माइक्रोकोलाम का, दोनों को एयर में रख दिया। तो कहते हैं कि उनमें जो रेशियो होएगी फोर्स की, वो क्या रेशियो होएगी। तो इसमें देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका रहेगा आंसर नंबर सी, 1:1, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जो फोर्स यहाँ पर रेशियो पूछी गई है, देखिए द रेशियो फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कि जो रेशियो है फोर्स जो एक्ट होएगा, क्योंकि जितना फोर्स एक माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी तो इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसीलिए अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C are joined first in series, then in parallel. Ratio of equivalent capacities in both cases. तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को कहता है पहले किस में जोड़ दिया, पहले सीरीज में जोड़ दिया। तो कहता है फिर पैरेलल में जोड़ा, तो उनकी रेशियो बतानी है। तो देखिए, जो सीरीज में आप जोड़ेंगे ना, तो उसका आपने रिलेशन पढ़ा होगा, 1/CS बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपने पढ़ा था सीरीज में, ठीक है। अब इसी से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले सीरीज में जोड़ा है, कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 1/CS इजकल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अब देखिए, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/C, क्या हो जाएगा 3/C। बट यहाँ पर आपको देखना है कि ये रिवर्स में है, तो यहाँ पर हमें तो CS की वैल्यू चाहिए। तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप पलट दीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो ये वैल्यू आ जाएगी C/3। कितनी आ जाएगी, C/3। तो सीरीज में जोड़ा है तो उसकी वैल्यू आ गई C/3। पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो सारे ऐड होते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए तो कितनी आ गई 3C। अब रेशियो पूछा है तो पहले सीरीज वाला रखना है, तो सीरीज वाला रखेंगे तो रेशियो कितनी थी, रेशियो थी C/3। कितनी थी, C/3। और उसके बाद आपका सीरीज में कितना है भाई, सीरीज में तो C/3, पैरेलल में है 3C। तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, रेशियो बचेगा 1:9। कितना बचेगा 1:9, क्योंकि ये जो 3 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, रेशियो होगा तो 1:9। अगर नहीं आया दोबारा देखो, इसमें रेशियो में लिखना है भाई, ऐसे अनुपात में लिखना है ये, ठीक है, अनुपात में लिखना है। तो ये था 3C, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 1:9, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन। उसके बाद है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी है, तो ऑप्शन दे रखे हैं ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम मीटर और मीटर। तो करेक्ट आंसर है ओम मीटर, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहे या रेजिस्टेंस कहे, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग आई, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी। तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस कंडक्टर का, तो कहता है इसमें ग्राफ बनाया गया भाई, किस किस के ग्राफ बनाया है, यहाँ पर आपका जो ग्राफ बना करंट वर्सेस वोल्टेज बना है। तो यहाँ पर कहता है कि जो करंट है वो वाई एक्सिस में, इसने कहा ना वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग आई, मीन्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, वाई एक्सिस आपका, वाई एक्सिस, और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन आई है, तो कहता है ये एंगल बना थीटा। तो कहता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है कि जो आर होता है वो क्या होएगा V/I, क्या होता है V/I,
तो वोल्टेज अपॉन किसका रेशियो, करंट का रेशियो, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, V अपॉन आई है। लेकिन अगर आप यहाँ निकालेंगे तो R की वैल्यू ना टेंजेंट थीटा से मिलेगी, किससे मिलेगी, टेंजेंट थीटा से। बट यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा आप कि यहाँ पर V अपॉन आई है, तो यानी एक्स एक्सिस बटे वाई एक्सिस का रेशियो है, तो हमें ये पलटना पड़ेगा। तो टेंजेंट का इनवर्स क्या होएगा, कोट होएगा। क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो करना है V अपॉन आई का, और ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग है आई अपॉन V। तो हमें इसको टेंजेंट को बदलना पड़ेगा, कोट में इनवर्स करना पड़ेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर। अगर सिंपली पूछे, मान लो अगर वोल्टेज होता वाई एक्सिस में, किसमें, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कौन होता, करंट होता, ठीक है, एक्स एक्सिस में कौन होता, करंट होता, तो यहाँ पर सिंपल रेशियो आ जाता V अपॉन आई का R। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में टेंजेंट थीटा उत्तर होता है इसका, क्या होता, टेंजेंट थीटा। बट इसमें कहता है कि एक्सिस चेंज कर दिया ना इसने, तो इसलिए कोट थीटा इसका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज तो इसका यही रहता। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू इट। कहता है कोई इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। पाथ कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई इलेक्ट्रॉन है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो कैसा हो जाएगा, पाथ उसका सर्कुलर, क्या हो जाएगा, सर्कुलर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली इनवर्ड अक्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलरली और डायरेक्टली इनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाथ कैसे ट्रेवल करता है, सर्कुलर, ठीक है ना, कैसे ट्रेवल करेगा, सर्कुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक बात ध्यान देने की है, पैरेलल कहता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल नहीं होना, कई बच्चे क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन लगा देंगे, बट यहाँ पर ध्यान तो दीजिए कि पैरेलल में क्या है, परपेंडिकुलर का कहता तो फिर बात ठीक थी, ठीक है ना। तो पैरेलल में तो फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो जीरो है, यहाँ पर क्या है, जीरो है, क्यों है जीरो, क्योंकि पैरेलल कह दिया, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फोर्स कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, जीरो। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल में रखेंगे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, जीरो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता फॉर अ कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी करंट फ्लोज एट अ रेट ऑफ 10 रेज टू पावर 3 एम्पियर पर सेकंड इन इट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ईएमएफ की वैल्यू पूछी है, ईएमएफ की वैल्यू पूछी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, डेरिवेशन ध्यान होना चाहिए, रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है कि आपका करंट चेंज हो रहा है इस रेट से, तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 मिली हेनरी है भाई, मिली के लिए कितना होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 3 होता है। अब डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 रेज टू पावर प्लस 3 है, तो देखिए बेस से हम पावर को ऐड करेंगे तो माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप सोल्व करिएगा, बिल्कुल इजी है। 10 रेज टू पावर माइनस 3, इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 से, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 वोल्ट बच गया, सिंपल है। अब कहता है लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोमेंटम एनर्जी मास। तो इसमें लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बिना टाइम लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्व करवा रहे हैं इसको, इतना कम टाइम भी नहीं, फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जितना हो सकता है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें क्या मिलेगी, हमारा ऑक्सीजन का काम करेगा आपकी सपोर्ट। तो आपकी हेल्प हम कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को बताते रहिएगा। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो है मैं अपलोड कर भी दिए हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर जितना फिजिक्स का सिलेबस है, जितने एमसीक्यू आपके 10 की 10 यूनिट, 10 यूनिट्स ऑल यूनिट कंप्लीट करके मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने 450 से भी ज्यादा, 450 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो है टोटल बनाए हैं, खुद बनाए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था। तो अब देखिए इसमें क्या हम जिक्र कर रहे थे, सारे मैंने ना एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल पे आप देख लीजिएगा, जो भी यूनिट के आपको चाहिए वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो है, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने करवाए उसमें से। अगला क्वेश्चन है
मिरेज इज अ फिनोमेना ड्यू टू रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए जो मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, TIR शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टू सरफेस ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस हैव इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। फोकल लेंथ पूछिए तो देखिए बाई कन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, बाई कन्वेक्स लेंस है। तो इस केस में कहता है इस टाइप का आपका लेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कहता है इक्वल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 है, कहता है फोकल लेंथ बतानी है। तो इसका रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, रिलेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रिलेशन क्या है, 1/f, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उससे सॉल्व करना है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये रिलेशन है, ठीक है ना। यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, तो निकाल लीजिएगा। इसमें क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.5, इसमें से एक घटा देना है। 1/r1 की वैल्यू कितनी दी है, r दी है, उसके बाद माइनस। अब देखिए बाई कन्वेक्स है तो एक माइनस क्या आ जाएगा, माइनस r। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है। देखिए जो ये वाली सरफेस है ये, इसके लिए तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो ये सेकंड सरफेस है इसके लिए इस साइड लाई करेगी तो नेगेटिव आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r। कितना हो जाएगा, 2/r। तो आगे कितना बचा था, 0.5, 0.5, और यहाँ क्या बचा है 2/r भाई। तो इससे क्या हो जाएगा, 0.5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो f की वैल्यू क्या बचेगी, स्मॉल f की वैल्यू बचेगी r, क्योंकि ये 1/f की वैल्यू आई है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये तो 1/f की वैल्यू आई है 1/r, ठीक है। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू तो r हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाई, r। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है भाई, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म इज डेल्टा m एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज a, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन उठा दिया यहाँ से, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के साथ और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। तो यहाँ पर देखिए साइन a प्लस डेल्टा m/2 बिल्कुल नहीं है, उसके बाद साइन a/2 बिल्कुल नहीं है, उसके बाद ये नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट उठा दिया ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फॉर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दे दिया है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी है कहाँ पर, उस मीडियम में, वाटर में। तो v की ये क्या है, c/v, v क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये v क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, ठीक है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, c/μ, क्या हो जाएगा, c/μ। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू, बटे में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3, 4/3, 3 कहाँ आ जाएगा, जो ये डिवाइड वाला 3 है ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में आने के बाद, ये हो जाएगा आपका 9/4, कितना हो गया 9/4 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 4 को 9 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2.25, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी, डी करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से सोल्व हो रहे, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो डरने की बात नहीं, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी बच्चा फेल नहीं होएगा। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके जाइए, 35 आने वाले हैं, कोई छोटी बात नहीं है, एक एक नंबर के आ रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है ना। जो हमारे चैनल पर मटेरियल है वो मोर देन सफिशियंट है, अगर उतना आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा फेल नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो हो जाओगे, बट पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहता है कोई मेटेलिक सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा, फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं भाई कम तो बिल्कुल नहीं चलेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की उतनी तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं भाई, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका सी आंसर है भाई। कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन टकराएंगे आप, ये बात ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। अगला है देखिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज। कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड
होती है तो उसका रिलेशन बताना है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, मोमेंटम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो देखिए डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो मीन्स लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसमें दे रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के, ठीक है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है इन हाइड्रोजन एटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन, डायरेक्ट रिजल्ट उठा लिया। कहता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है हाइड्रोजन एटम में कितनी होती है, तो -1/4। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, -1/4πε ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर जो माइनस में दे रखा है ना, यहाँ से आप माइनस देखते ही समझ जाइए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस में नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव नंबर है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब कितना काम आसान हो गया आपका, ठीक है, कि माइनस में तो हो ही नहीं सकता। अब होगा क्या, या तो ये होगा या ये होगा, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट रिजल्ट आपने पढ़ा है, बुक में लिखा है ई स्क्वेयर अपॉन 8π/8πε/r, तो बुक में इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 ही तो आ जाएगा, तो इससे मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट, काम आसान हो गया। अगला देखते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। तो कहता है कि आपको बताना है कि कितने नंबर है यहाँ पर, कितनी संख्या है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, किसके अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 1 का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन किस में है, देखिए 2 प्रोटॉन नहीं होंगे, उसके बाद एक प्रोटॉन वाला ऑप्शन छाटिए, तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन नहीं है, अभी इसको हम नहीं कह सकते, प्रोटॉन तो होगा ही होगा। ऑप्शन बचते हैं 2, एक तो बी बच गया, एक डी बच गया। तो ये क्या कहता है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, डी कहता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन भी है। कैसे, कितने न्यूट्रॉन है, इस संख्या में से ये वाली संख्या घटा दो, उतने न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो 2 - 1, कितने न्यूट्रॉन है, 1, क्योंकि इसका मास 2 है, मास 2 है, तो मास किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से प्लस प्रोटॉन की वजह से, तो मास तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 पार्टिकल है यहाँ पे। अगर एक प्रोटॉन है तो क्या बचेगा, एक न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा, तो मास तभी तो 2 होएगा यहाँ पे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से मास ऐड नहीं होता कभी भी। आगे देखते हैं, देखिए भाई, एनर्जी बैंड ऑफ अ सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर वेयर वी इज द वैलेंस बैंड, सी इज द कंडक्शन बैंड। कहता है एनर्जी बैंड दिखा रखा है, आपको बताना सब्सटेंस कौन सा है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर, डायमंड है। यहाँ पर देखिए बैंड गैप कितना दे रखा है, बैंड गैप कितना है, ये वैल्यू देखिए <3 वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेमीकंडक्टर है, ये सीधी बात है, क्या है, सेमीकंडक्टर, वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर >3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो क्या बन जाता, इंसुलेटर बन जाता, क्या बन जाता, इंसुलेटर बन जाता। लेकिन <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या है यहाँ पर, ये आपका सेमीकंडक्टर है। अब आप कहेंगे कि कंडक्टर के केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में बैंड गैप होगा ही नहीं, बैंड गैप 0 हो जाएगा, बैंड गैप क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर का केस हो जाता, बट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन है, दैट इज वाई इट इज सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, अल्पसंख्यक। तो देखिए जो एन टाइप होता है, एन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो कम कौन से होते हैं, होल, होल कम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होल इसका आंसर है। अगर पी टाइप में पूछ लेता, भाई मान लो हो सकता है दूसरे सेट में पी टाइप में दे दे, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, पी में होल ज्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आंसर होता, बट एन टाइप पूछा है तो होल आंसर है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की, सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना। विभवांतर हिंदी में आपने पढ़ा 10th में, विभवांतर, विभव में अंतर, तो वोल्ट में मेजर करते हैं। आप कहते हैं जी इतने वोल्ट का सेल दे दो, इतने वोल्ट का सेल दे दो, ठीक है, तो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। तो ये है। अगला, करंट थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज द नेट डैश पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया। करंट की परिभाषा कह दी कि करंट क्या है, किसी गिवन एरिया में से नेट चार्ज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या जाएगा, चार्ज, नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। नेट चार्ज यानी आवेश, कुल आवेश जो पास होएगा उससे करंट बनेगा, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में चार्ज। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी बच्चों को अगर लगता है कि यहाँ पर बोर्ड पे समझाने की जरूरत है, तो अगर अच्छा सपोर्ट मिला मेरे को तो मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगा, बट ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो उसमें तो देखिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है बच्चों का, आपका साथ अगर रहता है, तो यहाँ पर मैं बोर्ड पर भी करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे जिनकी स्ट्रेंथ ये कहती है सर बोर्ड पे सोल्व करवाओ, तो मैं उसका भी इंतजाम करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। बट वो बात बच्चों के ऊपर है कि बच्चे जो है कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने बच्चे चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगना है, बस सब्सक्राइब बटन दबाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका कुछ नहीं लगना है, ठीक है ना। कोई ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, जो भी है आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसमें 1000 लाइक का, ठीक है ना, टारगेट है, 1000 लाइक होने ही चाहिए। तो यहाँ पर इसको शेयर कीजिएगा, अपनी पूरी क्लास वाले स्टूडेंट्स को बताइएगा, ठीक है, कि प्रीवियस आप यहाँ से कर सकते हैं। और इवन यूट्यूब पे आई थिंक प्रीवियस पेपर किसी ने अपलोड किया ही नहीं है फिजिक्स के, हरियाणा बोर्ड के, ठीक है ना। तो नहीं किए हैं तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज की वीडियो अब सीरीज में आपको कंटिन्यू अपलोड करूंगा मैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 quantities are need to specify the magnetic field of the earth on its surface, the horizontal component, the magnetic declination and, कहता है 3 क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं, वर्णन करती है उसका। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरी कौन सी? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो कहता है तीसरी का नाम बताओ। भाई तीसरी है आपकी मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन, ठीक है ना, मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन, ठीक है ना। आगे लिख रहा हूँ ION और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। आगे बढ़ते हैं। इन एन AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो कहता है AC जनरेटर में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट की जाती है? सिंपल है, जनरेटर क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है ना, विद्युतीय ऊर्जा। तो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युतीय ऊर्जा में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे, गामा रे एंड रेडियो वेव आर प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम, देयर डैश विल बी सेम बट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट है, कोई इसमें डाउट नहीं है। कहता कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहेगी? देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की, वैक्यूम में कहा इसने, किसने कहा? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में तीनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। क्या रहेगा? तीनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तीनों EM वेव है, और EM वेव की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वही तो होती है। तो तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी वैक्यूम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर वेलोसिटी विल बी सेम। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है द डैश एंगल फॉर अ रे इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इज दैट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। कहता है वह एंगल क्या कहलाता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर इंसिडेंट कहाँ हुआ? डेंसर टू रेयर। कहाँ हुआ? डेंसर टू रेयर। तो उसको बोलते हैं भाई क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने ये टर्म पढ़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा द क्रिटिकल एंगल। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, एनर्जी कितनी होगी फोटोन की? देखिए एनर्जी होती है फोटोन की E = h न्यू, बट यहाँ पर वेवलेंथ की टर्म में है, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लीजिएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। C/λ, तो ये क्या हो जाएगा? E = hc/λ, h क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो घबराने की जरूरत ही नहीं, इतनी एनर्जी होती है। In the Rutherford's model, most of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in tiny nucleus and the dash revolved around the nucleus। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपका रदरफोर्ड मॉडल होता है उसमें कहता है टाइनी न्यूक्लियस होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? अरे इलेक्ट्रॉन करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा भाई। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन डैश सेमीकंडक्टर। तो कहता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। कौन से सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है? दो ही प्रकार के हैं, एक तो इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक में ऐसा होता है, ठीक है ना। किस में होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, इंट्रिंसिक, ठीक है कि नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है क्योंकि प्योर होते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो बीच में कॉल आ गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो ये देखिए, नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, किस में होते हैं? सेमीकंडक्टर में होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता है। अगला है राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें रिलेशन बताना है। करंट डेंसिटी यानी J, सिग्मा और E, बिल्कुल सिंपल सा है। J = सिग्मा इंटू E, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये रिलेशन है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ है बट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। तो ये इसका करेक्ट आंसर था।
राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सेल। कहता है सेल में और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बताना है। तो इसमें रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है ना, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका करंट जो फ्लो कर रहा है, और स्मॉल आर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो ये इसमें रिलेशन हो जाएगा। एक नंबर में था क्वेश्चन ये। उसके बाद कंसिडर द सर्किट शोन हियर वेयर ए पी बी एंड ए क्यू बी आर पार्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए ये थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन, तो इसको मैं अभी नहीं करवा रहा, श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, तो गलत नहीं करवाना चाह रहा मैं इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +5 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कहता है दो लेंस है, अब एक +5 डायोप्टर का है, एक -5 डायोप्टर का, दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया, टोटल पावर क्या होगी। देखिए टोटल पावर होती है P1 प्लस P2। ठीक है, तीन लेंस होते प्लस P3 आ जाता। तो यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में, तो एक की +5 है एक की -5 है, तो टोटल पावर 0 हो गई ना कॉम्बिनेशन की, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 0। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन की टोटल पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर विच स्पेक्ट्रल कलर ऑफ लाइट इज द स्पीड मैक्सिमम इन ग्लास। स्पीड किसके लिए मैक्सिमम होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है भाई C/V, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ तो रेड कलर की ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम होता है किससे, वॉयलेट कलर से, वॉयलेट कलर से। ठीक है ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम, रेड का, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, रेड कलर की। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जो है ना रेड कलर जो होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी किसके अंदर, ग्लास के अंदर। समझ गए ना। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अटपटा था ये। तो आप ये समझ सकते हैं वेलोसिटी का अगर देखना चाहते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। ठीक है ना, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है ना, इनवर्सली नहीं होएगा, डायरेक्टली होएगा। वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का आएगा। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की ज्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये है। आगे बढ़ते हैं। इन यंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ ऑन यूजिंग येलो कलर ऑफ ए सोडियम लैम्प इन प्लेस ऑफ वॉयलेट कलर। कहता है फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम वॉयलेट की जगह येलो कलर का यूज करेंगे। तो देखिए ये फ्रिंज विड्थ है, ये क्या होता है फॉर्मूला लैम्डा D/D। तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। इसमें देखिए वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वो आपको ध्यान देने वाली बात है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। तो इसमें देख लीजिएगा, ध्यान नहीं तो विबग्योर में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये येलो है और वॉयलेट है, तो वेवलेंथ तो किसकी ज्यादा है, येलो की ज्यादा है। तो यानी आपने वॉयलेट की जगह येलो रिप्लेस कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ येलो की ज्यादा ना, वेवलेंथ बढ़ा दिया आपने, वॉयलेट से येलो कर दिया, वेवलेंथ बढ़ा दिया आपने, तो यानी फ्रिंज विड्थ पे बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ। आगे देखते हैं। टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। कहता है कि दो न्यूक्लियाई हैं और उनका जो मास है उसकी रेशियो दे दी 1:8। कहता है डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, डेंसिटी का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी की डेंसिटी सेम रहती है। डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑक्सीजन की भी डेंसिटी उतनी है, यूरेनियम की भी उतनी है, क्रिप्टोन की भी उतनी है, बेरियम की भी उतनी है। डेंसिटी सभी की सेम रहती है। और किस ऑर्डर की रहती है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सभी के लिए ये ऑर्डर सेम रहेगा, तो डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:1 में रहेगी। आगे है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे दिया, डायग्राम दे दिया। कहता है इज द जंक्शन डायोड डी इज फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। आपको बताना है रिवर्स बायस या फॉरवर्ड। अब आप देखिएगा नेगेटिव की साइड ज्यादा, पॉजिटिव की साइड ज्यादा। ये जो है ये नेगेटिव ज्यादा है, ये पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो ये जो है ना आपका पी टाइप किससे कनेक्ट है, -10 से। एन टाइप आपका किससे कनेक्ट है, -7 से। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये क्या हो गई, रिवर्स बायस। क्या हो गई, रिवर्स बायस। ठीक है ना, रिवर्स बायस हो गई ये, क्योंकि है ना ये वैल्यू तो कम है आपकी +7, -10 तो ज्यादा है, तो P किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर, तो ये रिवर्स बायस है डायोड। कैसी है, रिवर्स बायस है। ठीक है ना, तो रिवर्स बायसिंग है इसका करेक्ट आंसर। इतना सा बताना था। अगर यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप से होता, ये आपकी डायोड है, ये कह देता +10
वोल्ट, और इस साइड क्या देता, मान लो -7 वोल्ट। तो इस साइड +10 वैल्यू ज्यादा है कि -7, +10 ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाती है, सिंपल सा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या हो जाती है, फॉरवर्ड बायस हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था भाई आपका जो है 2021 का, ठीक है ना, 2021 का ये पेपर था फिजिक्स का जो हमने सोल्व किया है अभी अभी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, और आपके काम भी आएगा, ठीक है ना। काम आना भी चाहिए, आप टाइम दे रहे हैं इसको, हम टाइम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो काम आना भी चाहिए आपके। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करवाइएगा अपने फ्रेंड से जो क्लासमेट है, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1000 लाइक्स का इसका टारगेट है, 1000 लाइक्स का। तो ये प्रीवियस पेपर है, बहुत काम आएगा, ठीक है। और भी प्रीवियस पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। इससे पहले 2017 का मैंने अपलोड कर दिया है, 2018 का भी मैंने अपलोड कर दिया, 2017 के सारे सेट ABCD सभी मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं, 18 का कर दिया है, 2020 का अपलोड कर दूंगा मैं, 2021 का कर दिया है, ठीक है ना। तो ये सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो MCQs हैं, ठीक है ना, सारी यूनिट्स के जो MCQs हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो MCQ, अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। कोई बच्चे फेल होने का डर सता रहा है, वो पास हो जाएगा, या फिर किसी को मेरिट लेने, अच्छे मार्क्स लेने, उसमें भी काम आएंगे। उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने वो नोट्स बनाए हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपके काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और MCQs के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।